आज तक जो राज्य नीतियां हैं वे कहाँ तक इन मुद्दों को का जो है वो एड्रेस कर पाई है, और क्या कमी है, क्या गैप है वो पॉलिसीज पे और मुद्दों पे, और जो टॉप प्रायोरिटीज के जो ये समझते हैं कि झारखंड में ये मुद्दे हैं। ये झारखंड के लोग तो भली बात जानते होंगे, बट हम सब जेएनयू परिवार, ये पूरा देश जो है इनके द्वारा जानना चाहता है क्या है झारखंड के मुद्दे और क्या गैप है नीतियों और मुद्दों के बीच में। तो आज भारत देश के ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक शैक्षणिक स्थान जेएनयू में उपस्थित तमाम जेएनयू परिवार, आज इस कार्यक्रम की मध्यस्थता करने वाले हमारे भाई रविंद्रनाथ महतो जी, हमारे बीच बैठे जेएनयू परिवार के जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बड़े भाई धनंजय जी, और तमाम जेएनयू के छात्र छात्राएं और विशेषकर हमारे झारखंडी छात्र छात्राएं, सभी को हम झारखंडी जोहार करते हैं। जय हिंद, इनकलाबी जोहार। आज सबसे पहले चूंकि जेएनयू के संदर्भ में जो बातें हम लोग भी सुनते आए हैं, नो डाउट जब हम लोग भी अपने गांव के, जिलों के, राज्य के कॉलेजों में पढ़ते हैं तो वहाँ के छात्रों के तमन्ना होती है कि हमारा भी नामांकन जेएनयू में हो, क्योंकि काफ़ी कम दर में यहाँ से लोग पीएचडी करते हैं। और जब जेएनयू आने के बाद और तमाम अखबार के स्रोतों के माध्यम से भी ये जानकारी मिलती है कि लगातार यहाँ के जो फंड है, यहाँ का जो अनुदान है उसमें कटौती किया जाता है। तो मुझे एक छोटी सी मैंने बचपन में कहानी पढ़ी, तो उस कहानी को मैं दोहराना चाहूँगा। एक राजा हुआ करते, तो उस राजा के एक अंधा व्यक्ति उनके राज्य में रहा करता था। तो अंधा व्यक्ति, जाहिर सी बात, उससे कुछ काम धाम होता नहीं था। वो अंधा व्यक्ति दिन भर राजा उसको बहुत अच्छा से भोजन कराते थे, अंडा मीट मछली खिलाते थे, मिठाई वगैरह, और वो चौक चौराहे में बैठता था, वो चाय की दुकान में बैठता था, वो पान की दुकान में बैठता था। लोगों की भी चर्चा करता था कि राजा जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फ्री में उनको खाना मिलता था। तो एक दिन राजा जी को पता चला कि भाई ये तो अंधा बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये जहाँ भी बैठता है, फल की दुकान में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में, किसी नाश्ते की दुकान में, किसी कपड़े की दुकान में, तो मेरी चर्चा करता है, मेरी तारीफ करता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि इसकी आंखों का इलाज कर दिया जाए। तो फिर एस्टिमेट बनाया जाता है, मंत्री को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इसकी आंखों का इलाज किया जाए। तो मंत्री जी से रोकते हैं कि राजा साहब खबरदार, अगर आप चाहते हैं तो बकायदा इसकी खुराकी में बढ़ोतरी कर दी जाए। अगर इसको आप 2 अंडा खिलाते हैं तो 4 अंडा खिलाइए, क्योंकि अगर इसकी आंखों का इलाज होगा तो ये सबसे पहले आपकी कृत्यों को देखेगा और ये पहला ऑब्जेक्शन ये बंदा खुद करेगा। इसलिए अच्छा है आप इसको अंधा ही रखें, बल्कि इसकी खुराक को डबल करें। तो यही आज हमारे राजनेताओं का, सत्ताधीशों का उद्देश्य कि शिक्षा का जीएसटी कितना होगा, 18%, और उसको सोना खरीदना 3% में हो जाएगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सत्ता से सवाल करे, कोई नहीं चाहता है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल करे, कोई नहीं चाहता है पीएम केयर फंड पर सवाल करे, कोई नहीं चाहता है कि आज जिस प्रकार हमारा देश क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है उससे हटकर हम एक ऐसी व्यवस्था को कायम करें जहां अमीर और गरीबों के बीच अंतर ना हो। इन विषयों पर कोई सुनना नहीं चाहता है। तो लिहाजा आज जेएनयू के सामने जो समस्या आई है, तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो अगर सवाल कहीं गूंजता है तो प्रति वातावरण में भी जेएनयू के संबल छात्र, जेएनयू के विचारवान छात्र इस देश को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। मेरा परिचय है जयराम कुमार महतो। मैं भी आपकी तरह एक साधारण परिवार से, एक किसान परिवार से, एक किसान परिवार का बेटा हूँ। और 2 वर्ष पूर्व मैंने एक छात्र मूवमेंट में एंट्री करने का काम किया था। और जब मैंने मीडिया के सामने में आया, उनके बीच सभाओं में मैंने अपनी बातों को रखने लगा, तो लोगों के बीच हमारा प्रचार प्रसार होने लगा, लोग मुझे डिमांड करने लगे, मैं उनके बीच जाने लगा। और चूंकि जब गांव घर की महिलाएं हैं, उनको उतना आइडिया नहीं कि हम संसद जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनको ये अभी भी मालूम नहीं कि हम चुनाव तो हारे हैं। आज भी उनको लगता है कि हम चुनाव सांसद है, उनके एमपी हैं, और वो 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए। 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए। ये सिंदरी विधानसभा का मामला है, ये एफसीआई हर्ल का मामला है, जहां 1942 के आसपास उनका जमीन का अधिग्रहण किया गया है। उनको ना आज तक मुआवजा मिला है, ना आज तक नियोजन मिल पाया है। आज भी लोग चक्कर काटते हैं। 1 साल होगा कि हम लोगों ने घोषणा किया था चुनाव लड़ेंगे, यानी 1 साल के कम समय में हम लोग चुनाव लड़े और बाकायदा हम लोग 8 लाख वोट लेके आए। 8 लाख, और जिस सीट से हम गिरिडीह से लड़े थे 3,47,000 वोट लेके आए। अभी इंडिपेंडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं भारत की बात नहीं करूंगा, लेकिन झारखंड के इतिहास में फर्स्ट अवसर, ये पहला अवसर है कि कोई लड़का 1 साल के हमारी लड़ाई पलायन की है। और जब तक ये विषय, ये रोटी और पेट की आग का विषय सबसे ऊपर रहेगा, तब तक हम लोग इस चुनाव में रहेंगे। और लिहाजा चुनाव में हम लोग रहें। और चुनाव में हम लोग का पिछड़ने का कारण यही था, जो दुनिया जानती है कि 3-3.5 लाख वोट एनडीए के रहते हैं साइलेंट, और 3.5 लाख वोट ठीक उसके अपोनेंट के रहते हैं कि जो उसको हरा पाएगा। हमारे 2 साथियों का कैंची था, आगे का गन्ना किसान था, 2 का हेलमेट था।
तो उन परिस्थितियों के बाद भी हम लोग लगभग 8 लाख वोट 8 लोकसभा से, यानी एवरेज 1 लाख मान सकते हैं, हमें एक लोकसभा से लेकर आए, जो कि मतलब आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए ये चीजें हम लोग इसलिए हासिल कर पाए कि हम परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। तो जनता को हम लोगों ने ये संदेश दिया कि आपका वोट है, क्योंकि जो तारीख थी वो 25 मई का तारीख था, 44 डिग्री का टेम्परेचर था, आप झुलसते हुए वोट देंगे और जो आपके बीच चुनाव जीत के जाएगा, अगर ऐसे के कमरे में जाकर धाक से बैठेगा तो आपका लीडर नहीं है। इसलिए आप अगर हम चुन रहे हैं तो आप विश्वास जताइए, हम इंजीनियर गारंटी नहीं लेगा जिसका बेटा इंजीनियर बनेगा। आज जो भाई लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, जो बहन लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, वो भी गारंटी नहीं लेगी उनका बच्चा जेएनयू में ही पढ़ेगा। जो डॉक्टर को गारंटी नहीं लेगा कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान गारंटी लेगा कि उसके पास खेत सलामत रहेगा, उसका बेटा खेती करके जीविका उपार्जन कर लेगा। तो इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग अपने क्षेत्र को बाजार में बेचकर हम लोग एकत्रित करेंगे, शायद 10 से 15 लाख रुपया आएगा, यानी विधानसभा की तैयारी हमारी अभी से हो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जनता को विश्वास में कैसे लेते हैं, क्या आप उनके विश्वासों में ढल पाते हैं कि नहीं। और हम लोग पूरा 2 साल जो हम लोग का बेताब उनके विश्वासों को हमने जीतने का काम किया। आज हम लोग जब चुनाव था लगभग 4 बजे 5 बजे सुबह तक हम लोग सभाएं करते थे, 7 बजे उठ के फिर चले जाते थे, और मैंने हम लोग इस प्रकार से अपना स्ट्रगल किए कि जनता को लगा कि हाँ ये बच्चे झूठ नहीं कह रहे हैं, जो ये बच्चे हमारे बीच आए हैं ये बदलने वाले। वो चुनाव के हार जीत से ऊपर, चुनाव के हार जीत से बियॉन्ड के हम लोग राजनीति करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को वहां से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज अगर हम लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, आज अगर हम लोग अपने उद्देश्यों से समझौता करेंगे, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी के पास जनता के बीच खड़ा होने अगर हमारे जंगल सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे जंगलों का अवैध कटाई नहीं होगा, उद्योगपतियों के हाथों में हमारे जंगलों का बेचा नहीं जाएगा, तो हमारा झारखंड बहुत सुंदर है। और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। मैंने बार बार कहा, क्योंकि हम लोग माइंस के एरिया से आते हैं, तो जाहिर सी बात है योजनाएं परियोजनाएं वहां जाएंगी, सरकार की नीतियां वहां तक पहुंचेंगी, लेकिन हमने बार बार इस बात का जगह पर हो जहां फसलें ना उगाई जाती हो। अब ये बड़का गांव क्षेत्र आता है, वहां देखिए लगभग 2 साल से अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो कोयला खनन के लिए बहुत उत्सुक है, और लोग लगातार 2 साल से उन्हीं खेतों पर धरना देकर बैठे हैं। लेकिन किसी न्यूज में तालिबान में प्रवेश किया हो, पुलिस का इस प्रकार से चौकसी है, चौकन्ने है मानो अब तालिबान में प्रवेश किया हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जमीनें हमारी हैं। सबसे पहला बात तो भूमि अधिग्रहण का कानून, चूंकि एक बेहतरीन मीडिया मैंने हाल ही फिलहाल का घटना है, एक नक्सली का इंटरव्यू किया था, जैसे आप कहते हैं कि जेएनयू को बेशक सदन में हमारी आवाज कोई ना बने, हम चाहेंगे जेएनयू के परिसर में हमारी आवाज को रखी जाए, हमारी आवाज को सुनी जाए, हमारी विचारों पर चिंतन मंथन किया जाए, हमारे मुद्दों पर चिंतन मंथन किया जाए, ये हम जेएनयू परिवार से अपेक्षा रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये झारखंड की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, साल नहीं बीत जाते। इसलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात बताना चाहूंगा। आज सेव की बात कही जाए तो सेव आपका कश्मीर में मिलता है, लेकिन जब कश्मीर का सेव हमारे झारखंड में जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट में अंतर आता है। अगर कश्मीर का सेव आपके दिल्ली में भी आएगा तो रेट में अंतर आएगा। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में आपका नारियल धान लेके आएंगे, लगभग 27% कोयला अकेले देते हैं। प्रमुख 8 यूनिट है कोयला के, शायद 2 सब्सिडी टाइप के हैं। प्रमुख 8 यूनिट है कोयला के, जैसी जानकारी है, बीच का मैं अध्ययन नहीं किया हूँ, उनमें 4 यूनिट हमारे झारखंड में है, लेकिन कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में। हमें गलती से कत्लेआम हमारा हुआ है, तो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता न हो कि हमारे झारखंड के धनबाद बोकारो में होता, तो हमारी समस्याओं का समाधान कभी होता, हम समस्याओं का समाधान लेके वहां पहुंचते। तो मतलब कह सकते हैं झारखंड यही नहीं, क्योंकि हम लोग मान के चलिए स्टूडेंट है, हो सके आपके बीच जब हम इन बातों को रख रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि हम केवल सुना रहे हैं। जी नहीं, हमारी कुछ दिन पूर्व बात है नागपुर में कार्यरत डायरेक्टर हो रहे जो खनन के डायरेक्टर है, उन्होंने भी इसी बात का तर्क दिया कि पता नहीं यार झारखंड के साथ ऐसा क्यों होता है। ये कंपनियां टैक्स देती हैं जिससे देश चलता है, तो हमने एक मामूली सवाल किया कि हमारा खेत भी टैक्स देता है, हम भी मालगुजारी कटाते हैं, रसीद कटाते हैं, तो जब मेरे खेत में कोई जंगली सुअर आ जाता है, मेरे खेत में जब कोई जंगली हाथी आ जाता है, तब एसपी साहब आप कहे नहीं आते पुलिस का दल बल लेके, ये तो आपको करना होगा। अगर आप जमीन के बदले जमीन उसको नहीं देंगे तो वो रहेगा कहाँ, क्योंकि आप जिस दर से जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं उस दर से वो नया जमीन नहीं खरीद पाएगा। 3 लाख 4 लाख में एकड़ जमीन खरीद ले रहे हैं, वो अगर मार्केट में जाएगा तो डिस्मिल का दाम 1 लाख रुपया। तो वहां लगभग 47% महिलाएं केले को खाएं और फिर रिटर्न छिलके को दिल्ली को सौंपने आए, कितना हास्यास्पद है। तो ये स्थिति हमारे राज्य के साथ है, और दुर्भाग्य इस बात का है कि मैंने जब देश का विचार विमर्श होता है वहां इन विषयों को स्थान नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोकसभा का चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही था कि और टाटा
जमशेदपुर बकायदा टाटा के नाम से प्रसिद्ध है। आप वहाँ का जो धरातल का रिपोर्ट जानना चाहेंगे तो झारखंड जा सकते हैं। बाकी दुनिया में उनका बेहतरीन नाम है, नो डाउट, मैं उनके नाम में कटौती भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिनके कारण जिन्होंने जमीन देकर, तुमको डर नहीं लगता है? तो हम एक ही लाइन देते हैं कि सूरज का भी अंत होगा, धरती का भी अंत होगा, हम तो 60 साल की आयु जीने वाले हैं, हमको किस बात का डर है? जब तक रहेंगे झारखंड की आवाज को जोरदार तरीके से वही अब तो न्यूज वाले मुझे खुद कहते हैं कि हमने वो ऑफ करके कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम डायरेक्ट अटैक करते हो। हम बोले हम तो जो उनका तथ्य है, तर्क है, जो हमारे पास आर्गुमेंट है, उनको हम तो पहले वेरीफाई करते हैं, सत्यता की पुष्टि करते हैं, फिर उन बातों को रखते हैं। तो इसलिए आज नो डाउट आज जिस चिंतन मंथन के लिए हम लोग आए हैं, जो स्थानीय मुद्दे, सही बात है, स्थानीय मुद्दे एक्चुअली उनका नजरिया है, बाकी जो हमारे मुद्दे हैं वो स्थानीय नहीं, वो तो नेशनल इशू है। माइंस स्थानीय नहीं है, भूमि अधिग्रहण स्थानीय नहीं है, डिस्प्लेसमेंट स्थानीय नहीं है, जो भी हमारे मुद्दे हैं वो स्थानीय कहाँ है? वो तो नेशनल इशू का पार्ट बनने वाले मुद्दे हैं। अगर हम भूमि अधिग्रहण की बात करेंगे तो भारतीय संविधान अनुसूची 9 का विषय, तो अनुसूची 9 स्थानीय विषय कहां से हुआ? हम माइंस एक्ट की बात करेंगे, कंपनी एक्ट की बात करेंगे तो सेंट्रल इशू है, वो स्थानीय विषय कहां से रहा? एक्चुअली नजरिया लोगों का नकारात्मक रहा है। उस नकारात्मक नजरिए को हम लोग बदलने के लिए एक सार्थक प्रयास करने के लिए घर से निकले हैं। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना है झारखंड की मिट्टी हमेशा आंदोलन की धरती रही है और हमेशा आंदोलन से उसका सामना रहा है। अंग्रेजों का भी हमने जब अंग्रेज आधुनिक तोपों के साथ आते थे, हम लोग पौराणिक तीरों के साथ उनका मुकाबला करते थे। हम उस मिट्टी के उन लोगों के वंशज हैं। अतः जब तक हम लोग की सांसें हैं, जब तक हमारी जुबां है, जब तक हम लोग हैं, अपने झारखंड के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम लोग बोलेंगे, उस पर आंदोलन करेंगे और उन विषयों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि उसका कहीं से समाधान